नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10वीं के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पहला अध्याय। और भूगोल का पहला अध्याय जो आप लोग का है क्या है, संसाधन एवं विकास है। और बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं कि सर भूगोल जो है हमें समझ में नहीं आता, सर ज्योग्राफी जो है हमें समझ में नहीं आ रहा है, सर याद करने वाली चीज है, सर कैसे याद करें। भाई आप लोग अब टेंशन मत लो। अगर आप लोग को ज्योग्राफी समझ में नहीं आ रहा है, बस 10 से 15 मिनट इस वीडियो पे रुक जाओ और आपको 100% समझा के छोड़ूंगा। और हाँ, मन लगेगा पढ़ने में, कहिएगा सर सही में भूगोल में जो है हम लोग गोल हो गए। अब क्या होने लगे, हम लोग गोल होने लगे सर, अब मजा आने लगा है। ठीक है, बस 10 से 15 मिनट आप लोग को देखना है, उसके बाद तो आप पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और हाँ, एक ही वीडियो में आप लोग का पूरा जो अध्याय है संसाधन एवं विकास वो खत्म हो जाएगा। एक ही वीडियो में आपका पूरा अध्याय खत्म कर देंगे जबरदस्त तरीका से, और 100% समझ में आएगा। ओके। और दूसरी बात, अगर आप लोग का जो है इतिहास आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पूरा इतिहास पढ़ा चुके हैं, पूरा बुक पढ़ा चुके हैं, और साथ में सभी पाठ के प्रश्न उत्तर भी करवाते हुए यहां तक पहुंचे हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, मतलब कि भूगोल शुरू कर रहे हैं, तो बारीक तरीका से हम लोग पूरे भूगोल को पढ़ेंगे। ठीक है, और सभी अध्याय के प्रश्न उत्तर को भी हम लोग करने वाले हैं। तो ओके, इतना सुन लिए, अब चलिए अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है संसाधन एवं विकास, क्या है संसाधन एवं विकास। तो भाई संसाधन किसको कहते हैं सर, संसाधन किसको कहते हैं। तो भाई ध्यान दो, आपके आजू बाजू आपके आंख से जितने भी चीज दिख रहा है, जितने भी चीज दिख रहा है वो सारा का सारा चीज जो है संसाधन ही है। कहेंगे सर कैसे, सर ये क्या है, कलम है, कलम है सर, ये संसाधन है। जी बिल्कुल, इनकी आवश्यकता होती है इंसान को, इससे लिखते हैं। ये क्या है, पानी का बोतल है, ये क्या है भाई, संसाधन है। ये क्या है, संसाधन है। ये क्या है, रिमोट है। ये क्या है, रिमोट है। इससे क्या होता है, टीवी वगैरह देखते हैं, इधर उधर करते हैं, है कि नहीं। तो ये क्या है, संसाधन है। ये क्या है, सेल जो है, ये क्या है, बैटरी, ये क्या है, संसाधन है। ये क्या है भाई, ये क्या है, माचिस है, माचिस, ये क्या है, संसाधन है। बहुत सारी चीजें, दुनिया की हर चीजें अगर दिखाऊं तो ये जो कॉपी देख रहे हैं ना, पेज देख रहे हैं, ये भी चीज क्या है, संसाधन है। आपको समझ में आया। दुनिया की सभी चीजें जिनकी आपको आवश्यकता पड़ती है वो सभी चीजें क्या है, संसाधन है। क्या है, संसाधन है। और संसाधन से ही क्या होता है, विकास होता है कि नहीं। संसाधन से ही क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। कहेंगे सर कैसे, सर कैसे। एक बात याद रखो कि सबसे बहुत पुराने जमाने में चले जाओ, अपने दिमाग को ले जाओ बहुत पुराने, जिस समय गाड़ी घोड़ा नहीं था तो उस समय बैलगाड़ी चलता था। और शादी विवाह हम जानते हैं बैलेगाड़ी पे शादी होता था, बैलगाड़ी जाता था, तब जाके वहां से शादी होके लड़का लड़की आती थी। आज ना स्कॉर्पियो बेलोरो देख रहे हैं। और उससे पहले, और उससे अगर आप लोग पहले जाइएगा तो डोली कहार सुने हैं ना, डोली चलता था। ठीक है, 4 आदमी जो है लड़की को कंधा पे लेके जाते थे। अब गांव जो होता था 10 किलोमीटर रहे या 20 किलोमीटर रहे, लेकिन कंधे पे लेके जाना पड़ता था, है कि नहीं। डोली कहाड़ आप लोग सुने ही होंगे। तो समय बदलते गया, इंसान की सोच बदलते गए, इंसान को जरूरत की चीजें जो दिखा उसको अपने जिंदगी में आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करने लगा। अब नॉर्मल सी अगर मैं बात करूं तो पहले बैग जो होता था, कितना बैग पहले आया, बैग आया तो लोग ने देखा कि बैग कंधे पे लटका लटका के भारी से भारी बैग को लेके एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, है कि नहीं। तो एक ऐसे शख्स बैठे हुए थे जंक्शन पे, स्टेशन पे, जहां पे ये चीजें देख रही थी, उनके मन में आया कि भाई इस बैग को क्या करना चाहिए जो लोग को आसान हो जाए। उसने क्या किया, पीछे 2 चक्का लगा दिया, कुछ नहीं किया, 2 चक्का लगा दिया। और 2 चक्का लगाया, अब ट्रॉली बैग हो गया, ट्रॉली बैग बोलते हैं ना उसको, ट्रॉली बैग हो गया। अब घिसते जाओ आराम से एकदम स्टाइल मारते हुए। तो इंसान अपने जरूरत के अनुसार सभी चीजों को अपने जिंदगी में आवश्यकता के अनुसार जो है यूज करते हुए जा रहे हैं, और उन चीजों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो संसाधन के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, और जबरदस्त तरीका से आप लोग को समझ में भी आएगा। तब यहाँ पे कि संसाधन समझ गए, संसाधन किसको कहते हैं। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया आपका प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हो गया मानवीय संसाधन। इसके बारे में चर्चा ही मत करो, जो मानव के द्वारा संसाधन का निर्माण किया जाता, मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसको कहेंगे, गॉड ऑफ गिफ्टेड, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, ये सब क्या है, पृथ्वी हो गया, ये सब क्या है, हम बनाए हैं। अरे भैया हम बनाए हैं, पृथ्वी को हम बनाए नहीं ना, ये गॉड ऑफ गिफ्टेड है, भगवान का देन है, प्राकृतिक का है।
पेड़ पौधा क्या है, नदी क्या है, ये सब प्राकृतिक ही ना चीजें। तो प्राकृतिक जितने भी है वो सब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। अब प्राकृतिक को दो भाग में बांटा गया, एक नवीकरणीय योग, दूसरा अनवीकरणीय योग। ठीक है, नवीकरणीय क्या होता है, अनवीकरणीय क्या होता है, आगे हम लोग समझेंगे, टेंशन नहीं लेना, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। नवीकरणीय को जो है दो भाग में विभाजित कर दिया गया, एक सतत और एक जैव। ठीक है, अब सतत क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सतत और एक होता है जैव। फिर जैव जो है दो भाग में विभाजित हो जाता है, जैव के बारे में भी पढ़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। ठीक है, और इधर जो है अनवीकरणीय जो है दो भाग में विभाजित है, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय का मतलब होता है हम फिर जिसे हम फिर से बना सकते हैं, अचक्रीय का मतलब होता है जिसे हम फिर से नहीं बना सकते हैं। अब पेट्रोल है, पेट्रोल गाड़ी में देके हूं करके जो उड़ा के आए हैं, आपका पेट्रोल जो खत्म हो गया फिर से आएगा, नहीं आएगा। उस पेट्रोल को फिर से हम निर्माण कर सकते नहीं, वो तो जल गया, कहानी खत्म हो गया। कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे मान लिया जाए धातु, सोना है, सोना है ना, सोने वाला सोना नहीं, गोल्ड जो कान में पहनते हैं, नाक में पहनते हैं जो महिलाएं वगैरह सब, वो सोना को जो है मेरा मन हुआ कि अब इस ये नाक वाला पहने हुए हैं, अब मन है उसका टीका बना ले, मांग वाला टीका मंगाने, या कान वाला बना ले तो बन जाएगा ना। चेन बनाना है, चेन बन जाएगा, है कि नहीं, तो उसको गला के फिर से बनाया जाता है। पुनः चक्रण का मतलब वही होता है। तो यही सब आज की इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है। फिर जाके भूमि के बारे में पढ़ना है, भूमि संसाधन क्या होता है उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इस अध्याय में यही सब टॉपिक पे हम लोग को चर्चा करना है। एकदम जबरदस्त टॉपिक है और मजा भी आ जाएगा। ओके, आइए ना शुरू करते हैं। तो भैया संसाधन अगर आपसे पूछे कि संसाधन किसे कहते हैं, तो याद रखना हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है उसे, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की उपलब्ध हो, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अब ऐसा नहीं है कि प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध ही नहीं है। तो भैया मैंने यहाँ पे जैसे की बात बताई, यहाँ पे एक फोन ले लेता हूं मैं अपना, ये जो फोन है, ये फोन देख रहे हैं ना भाई, ये फोन जो है, अब फोन बनाने का प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं रहेगा तो फोन कैसे यूज होगा, नहीं यूज होगा। प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी, उसको बना भी सकते हैं। ठीक है, और उसके बनाने की जो है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो उसे क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। कुछ ऐसे चीज हैं जो एक ही बार यूज किए उसके बाद खत्म हो जाता है कि नहीं। तो संसाधन किसको कहेंगे, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। अब बोलो भाई किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक में किसी को कोई समस्या नहीं ना, आइए आगे की चीजों को हम समझते हैं। संसाधन का वर्गीकरण किया गया, संसाधन को बांटा गया है, चार भाग में बांटा गया संसाधन को। ठीक है, पहला भाग हो गया कि उत्पत्ति के आधार पर, भाई संसाधन का जो उत्पत्ति होता है, उत्पन्न होता है, उनके आधार पर बांटा गया है। समाप्यता, समाप्यता मतलब हो गया समाप्ति, मतलब संसाधन का जो समाप्ति हो रहा है, समाप्त होने वाला संसाधन। ठीक है, समाप्ति के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक। ठीक है, मालिकाना हक मतलब व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं जो होता है वो सब संसाधन क्या होता है, स्वामित्व मतलब मालिकाना। ठीक है, अब देखो जैसे कि बहुत सारे ऐसे संसाधन है जिसपे सभी का अधिकार होता है, वैसा संसाधन जिसपे सभी का अधिकार हो या व्यक्तिगत बोला जा रहा है, किसी खास व्यक्ति का उस पे आधार अधिकार हो, उसे स्वामित्व बोलेंगे। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन को वर्गीकृत किया गया और विकास के स्तर पर भी आधार को वर्गीकृत किया गया। तो इन सभी चीजों के बारे में देखो, उत्पत्ति के आधार पे जो होता है, उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं, कहेंगे कौन कौन सर, जैव और अजैव। अब सर जैव और अजैव क्या होता है इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर समता के आधार पर बताएंगे आप लोग को। फिर स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, इनके बारे में चर्चा करेंगे, है कि नहीं। तो आप लोग को बस यहाँ पे ये समझना है संसाधन किसको कहते हैं, जो हमारी जरूरतों को पूर्ति करती है उसे ही हम लोग संसाधन कहते हैं। और संसाधन को चार भाग में विभाजित किया गया है, उत्पत्ति के आधार पे, समाप्यता के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे और विकास स्तर के आधार पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते बच्चा, उत्पत्ति के आधार पे, है कि नहीं। अरे यार जाना मच्छर, कुछ मच्छर ये तबाह कर देता है। तो उत्पत्ति के आधार पे जो संसाधन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। तो सबसे पहले हम लोग क्या इसके बारे में पढ़ लेते हैं ना, आइए चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैव संसाधन किसको कहते हैं, जैव संसाधन किसको कहते हैं, ऐसे संसाधन
जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है और जिसमें जान हो। अगर सीधी सी बात अगर पूछे जैव संसाधन किसको कहते हैं, वैसा संसाधन जिसमें जान हो। जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधा हो गया, इसमें जान है ना जी। मनुष्य हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ये सब क्या हो गया, जैव संसाधन हो गया। अब सर मनुष्य भी संसाधन, जी मनुष्य भी संसाधन ही है, पेड़ पौधा भी संसाधन है। पेड़ से हमें लकड़ी मिल जाता है, फल मिल जाता है, बहुत सारी चीजें जो हमें उससे भी प्राप्त होता है। तो जैव संसाधन किसको कहेंगे, जिसमें जान हो, जिसमें जीवन हो। ठीक है, वैसा संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है, या कह सकते हैं जिसमें जान हो या जिसमें जीवन हो, वैसा संसाधन जिसमें जान हो या जीवन हो, उसे ही हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। दो परिभाषा बोले, कोई भी याद रख सकते हैं आराम से। तो इसमें जैसे मनुष्य हो गया, प्राणी जात हो गया। अब यहां पे जो है अजैव लिखना चाहिए, मिस्टेक है। यहां पे देखिए अजैव लिखा हुआ है ना, चलो यहां पे जो है गलती से क्या लिखा गया है, जैव ही लिखा गया है, तो यहां पे लिख देना है अजैव। ठीक है, अजैव, ओके, कोई दिक्कत, यहां पे अजैव लिखना था। ठीक है, बाकी इधर अजैव लिखा गया है। ठीक, चलो अजैव संसाधन किसको कहेंगे, जैव संसाधन समझे, वैसा संसाधन जिसमें जान हो उसे जैव संसाधन कहते हैं, और वैसा संसाधन जिसमें जान ना हो, जिसमें जीवन ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अजैव संसाधन कहेंगे। अब यहाँ पे लाइट गया है कट, ठीक है, लाइट कट गया है, चलिए इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। अब देखो वैसा संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने हो उसको क्या कहेंगे, अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे चट्टाने हो गई, धातुएं हो गई, ये सब जो है इसमें जान है। चट्टान पत्थर वगैरह में जान जीव है जी, नहीं है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तार जो है थोड़ा लगाना पड़ेगा हमको, समझे, और तार लगाने के लिए हमको ये भी खोलना पड़ेगा। तो ऊपर वाला भी, एक मिनट हम आप लोग को बताते हैं। देखो नीचे वाला लाइट हो गया है ऑफ, तो ऊपर वाला भी लाइट ऑफ हो जाएगा। तो आप लोग भागिएगा मत, थोड़ा 1 मिनट का समय दीजिएगा। हम ये तार जो है, इस तार को हम थोड़ा लगा देते हैं, तो फिर आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए, 1 सेकेंड लगेगा इसको बदलने में, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और अंधेरा भी हो सकता है, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हो गया हो गया हो गया। चलो भैया हो गया। हाँ अब देखिए, अब मुंह कान भी थोड़ा सा साफ सुथरा दिखने लगा। नीचे वाला लाइट का जो है तार खुल गया था। ओके, तो आपने क्या समझा, जैव संसाधन और जैव संसाधन समझ गया, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। आइए आगे हम लोग समझते हैं समाप्ता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। समाप्ता के आधार पर जो वैसा संसाधन जिसपे ये भी है कि जो समाप्त हो जाएगा, वैसा संसाधन जो समाप्त होने के कगार पे है या समाप्त हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, समाप्ता संसाधन कहते हैं। जैसे नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, दो होता है इसमें, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय संसाधन याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन है। ऐसे अगर इसको नवीकरणीय संसाधन को पुनः नहीं बनाइएगा तो एक दिन जो है ये समाप्त भी हो जाएगा। अब देखो जल की बात है, जल क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। वायु क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। और अगर हम लोग इसको पानी को देखते हैं, फिल्टराइज करके फिर से हम लोग पी सकते हैं, चाहे कीचड़ वाला पानी हो या सब नदी वाला पानी हो, आप उसे पी सकते हैं, फिल्टर करके पिया जाता है। ठीक है, उसको फिल्टर करके पिया जा सकता है, वो साफ सुथरा हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हम लोग नहीं करेंगे और पानी को ज़्यादा बर्बाद करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो समाप्तता के आधार पर, समाप्तता के आधार पर जो है संसाधन दो प्रकार के, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय किसको कहेंगे, वैसा संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक या रासायनिक अथवा यांत्रिक, यांत्रिक मतलब जो कोई भी चीज से जो है यांत्रिक मतलब मशीन के द्वारा या किसी भी प्रक्रिया के द्वारा जो है पुनः उपयोगी बना सकते हैं, उसे नवीकरणीय कहते हैं। अब नहीं करे लोग उसको पुनः उपयोग नहीं करे तो अपना मर्जी। अब बताते हैं आपको, देखिए अभी जो है पानी जो है नॉर्मली देखा जाए तो 200-150 फीट पे पानी
निकलता है, ये चापाकल वाला, समझते हैं ना चापाकल जी, चापाकल वाला जो पानी निकालने के लिए जो प्रक्रिया होता है हम लोग के घर में, वो क्या होता है, चापाकल से होता है, ठीक है। जिसे और भी जगह बहुत सारा चीज बोला जाता है इसको ना। ये कैसे बनता है भाई, बना तो रहा हूँ लेकिन पहली टाइम बना रहा हूँ। चलो, ये इस तरह का जो देखे होंगे चापाकल, अरे भैया पानी निकल जाओ, हाँ अब हो गया ना। ये पानी निकालने के लिए जिधर पाइप डाला जाता है, ये अब लगभग जो है, पहले के ज़माने में जो बहुत पहले जो था 40 फीट और 30 फीट पे निकल जाता, अब जो है 200 फीट लग जाता है, कहीं 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 तो हम देखे हैं 300 फीट जो है अंदर पाइप गलाना पड़ता है। जो पानी का स्तर था कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो उपयोग है उनका अधिक कर रहे हैं, है कि नहीं, उनका उपयोग हम लोग अधिक कर रहे हैं। और जो ऊपर पे पानी होता है, जैसे नदी का, तालाब का, ये सब पानी जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खराब पानी हो गया, लेकिन हम चाहें तो उसको रीयूज कर सकते हैं, फिर से उसे सही मतलब साफ सुथरा करके फिल्टराइज करके उसको पी सकते हैं, है कि नहीं। तो ये भी समाप्त हो जाएगा अगर नहीं किया जाए तो। वायु हो गया, वायु को भी मतलब साफ सुथरा किया जा सकता है, फिल्टराइज किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अनवीकरणीय संसाधन सेम उसी प्रकार से, वे संसाधन जिन्हें एक बार हम लोग उपयोग कर लिए, उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं, इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में हुआ है और अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन में कोयला आ गया, खनिज आ गया, ठीक है, कोयला आ गया, खनिज आ गया, ये सब कहाँ अनवीकरणीय संसाधन में आ जाता है। अनवीकरणीय संसाधन एक बार उपयोग कर लीजिए, पेट्रोल का एक बार उपयोग कर लीजिए, दोबारा उपयोग कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। जैसे खनिज हो गया, खनिज का एक बार उपयोग करने के बाद उसे दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। कोयला एक बार जल गया, खाक हो गया, उसका दोबारा उपयोग है ही नहीं, फिर से वो कोयला बनेगा, नहीं बनेगा। पानी का लेकिन हम लोग, पानी अगर खराब हो गया तो पानी को हम लोग फिल्टराइज करके उसे उपयोग कर सकते हैं कि नहीं जी। तो अनवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे, वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, उन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो, स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। सबसे पहले आ गया व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति का है, जैसे मेरा बाइक हो गया, मेरा बाइक हो गया तो ये मेरा बाइक हो गया, ये नहीं कि 10 गो पूरे गांव वाला का बाइक होगा, नहीं होगा, मैंने खरीदा है तो वो मेरा बाइक है कि नहीं, तो उस पे किसका हक, मेरा हक है। तो किसी एक खास व्यक्ति का जिन चीजों पे हक हो उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिगत कहेंगे, है कि नहीं। वैसा संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है जिनका स्वामित्व निजी, निजी मतलब बोले तो खास, खास व्यक्तियों के पास होता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी किसान का जमीन, जमीन मेरा है तो भैया मेरा ही ना होगा, मेरा घर है तो मेरा ही नहीं होगा, आपका अधिकार होगा, नहीं ना होगा, ओके। यही चीजें हो जाता, व्यक्तिगत मतलब किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, ऐसा संसाधन जिसपे किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। अब आइए सामुदायिक, सामुदायिक, सामुदायिक भवन देखे हैं ना, पंचायत वगैरह में सामुदायिक भवन बनता है तो वो सभी का रहता है, पूरे गांव वाला का रहता है, जो आ गया उसी का है, ठीक है। वैसा संसाधन वैसा संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन कहेंगे। वैसा संसाधन जिनका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं उस वैसे संसाधन को क्या कहेंगे हम लोग, सामुदायिक संसाधन। या तो इसको कह सकते हैं सरकारी, जैसे कि यहाँ पे लिखे हम लोग, जैसे के लिए आप लोग लिख सकते हैं स्कूल, स्कूल, मंदिर, मंदिर, और क्या है भाई, पार्क, पार्क, और क्या है, मैदान, ठीक है, मैदान। ये सब क्या हो जाएगा, ये किसी एक व्यक्ति का रहेगा, नहीं रहेगा, ये सब जो है किसका रहता है, ये सब, इस सब चीजों पे सभी व्यक्ति आ सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक के आधार पे जो है संसाधनों का वर्गीकरण दो तरह का होता है, दो प्रकार का, एक व्यक्तिगत, एक सामुदायिक। व्यक्तिगत किसी खास व्यक्ति का होगा, पर्सनल होगा, और सामुदायिक मतलब जनरल होगा, सरकारी हो गया, है कि नहीं जी। आइए ये चीज समझ गए। अब तीसरा आ जाता है राष्ट्रीय संसाधन। भैया राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन देश का संसाधन, वैसा संसाधन जिसपे देश का हक हो, है कि नहीं। किसी भी प्रकार के संसाधन
जो राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद है वो राष्ट्रीय संसाधन है। अब भैया भारत का जो भौगोलिक है, भारत जितने क्षेत्र में फैला हुआ है वो क्या हो गया, भारत का हो गया। वैसा संसाधन जो एक भौगोलिक सीमा के भीतर आता है उसको क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अब भारत के अंदर जितना भी चीज है उस पे किसका, भारत का हक है। जो भी चीज, चाहे जमीन हो या भारत के अंदर कोई खनिज निकल जाए या कुछ निकल जाए, उस पे किसका हक होगा, भारत का ही होगा। क्योंकि भारत की जो सीमा क्षेत्र है उसके अंदर आए वो राष्ट्रीय हो जाता है। क्या हो जाता है, राष्ट्रीय। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय क्या होता है भाई, राष्ट्रीय तो आप लोग समझ गए सीमा के क्षेत्र। मान लिया जाए भाई, भारत का मैप नहीं बना रहा हूं, ठीक है, आप लोग उतना गौर मत करना इस चीज के लिए कि सर मैप गलत बना दिए। मान लिया जाए ऐसे कुछ है अपना भारत ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ड्राइंग सही नहीं है। तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, ये जो आपका भौगोलिक क्षेत्र है, मतलब जो भूमि वाला क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र हो गया आपका, इसके अंदर खनिज निकल जाए या कुछ और भी चीजें, जैसे कोई कोयला उद्योग निकल जाए, कोयला खान निकल जाए, कोयला निकल जाए या जो निकल जाए, तो ये सब किसका होगा, ये सब भारत का ही होगा। ये भारत का ही होगा, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, राष्ट्र संसाधन। ये मतलब राष्ट्र संसाधन। अब जो है यहाँ पे क्या है, अंतरराष्ट्रीय। तट रेखा के, मतलब ये जो रेखा है, तट रेखा से 200 मील दूरी पर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। यह अंतरराष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसके अंदर एक समुद्री क्षेत्र होता है, महासागरीय, महासागर वाला होता है। महासागरीय जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे जो है, इस भौगोलिक तट रेखा से जो है, तट रेखा से 200 मील दूर, ठीक है, 200 मील दूर जो है, इस पे जो हक होता है, महासागरीय हक होता है एक अंतरराष्ट्रीय, किसके, अंतरराष्ट्रीय संगठन का जो है हक होता है। किसका हक होता है, अंतरराष्ट्रीय संगठन का निगरानी भी होता है, हक भी होता है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ, कोई दिक्कत जी नहीं ना। बहुत मजा आता है भाई, ज्योग्राफी है तो रफी बन जाइए, ज्योग्राफी अगर पढ़ना है तो फिर रफी बन जाइए, है कि नहीं। सब चीजों को आराम से समझ सकते, बस यहाँ रहनी चाहिए, आपका दिल और दिमाग मेरे पास रहना चाहिए, तभी जाके समझे। और दिल इधर उधर रहेगा तो फिर दिमाग भी उधर जाएगा, है कि नहीं। आइए, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। विकास के स्तर पे जो ऐसे संसाधन जिसका विकास किया जा सकता है या हो रहा है, तो उसके आधार पे जो संसाधन है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संभावी संसाधन, एक होता है विकसित संसाधन, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा है भंडारित संसाधन, एक संचित संसाधन। आइए इन सभी चीजों के बारे में। विकास के स्तर पर वैसा संसाधन जिसका विकास कर सकते हैं या हो रहा है, उस वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, विकास संसाधन कहेंगे। विकास के स्तर पे भी जो है संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया। तो संभावी संसाधन और एक विकसित संसाधन। संभावी का मतलब क्या हो गया, संभावना है कि आप लोग 500 में 500 नंबर ला सकते हैं। एक संभावना है कि अभी आपने ये चीज नहीं किए हैं कि हम जो है बिहार टॉप कर जाएंगे, यूपी टॉप कर जाएंगे, एमपी टॉप कर जाएंगे या स्टेट टॉप कर जाएंगे। एक चीज संभावना अभी आपके मन में बन रहा है कि भैया हम इतना अच्छा लिखेंगे कि हम बिहार टॉप, यूपी टॉप, एमपी टॉप करेंगे। तो जो चीज संभावना है, ठीक है, तो वही वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन संभावी संसाधन कहलाता है। वैसे संसाधन जिसका उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग का आप 400 लाइएगा कि 500 लाइएगा ये अभी आपको पता नहीं है, लेकिन ये अंदाजा है कि मेरा आ सकता है। तो वे संसाधन जो किसी प्रदेश में तो है लेकिन उनके बारे में अभी उनका उपयोग नहीं किया जा रहा, मतलब उनके बारे में अभी चर्चा ही नहीं हो रहा है। अब मान लिया जो पेट्रोल निकली थी, तो पेट्रोल जब मिला तो उनको थोड़े पता था कि भाई इंजन में लगाएंगे तब चलेगा, तो धीरे ये संभावना था, ये संभावी में था। लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते आया, बाइक आया, स्कूटर आया, सब चीज आया, तो तेल का उपयोग होने लगा, एक नॉर्मल सी वे में समझिए। तो संभावना है वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो है लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में हो सकता है, तो ऐसे संसाधन को संभावी संसाधन कहेंगे। क्लियर।
विकसित संसाधन वे संसाधन जिनके उपयोग गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है और विकसित संसाधन कहेंगे। वैसे संसाधन जिनके बारे में उनके उपयोग के बारे में भी हम लोग को पता है, उनकी गुणवत्ता और उनके मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वैसे संसाधन को क्या कहेंगे? विकसित संसाधन कहेंगे। आते हैं अगले, आगे देखते हैं हम लोग भंडारित संसाधन। भंडारित संसाधन भंडारित मतलब क्या हो गया? कोई चीज का भंडार है, भंडार मतलब अधिक है, भंडार मतलब अधिक है, ठीक है। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में, टेक्नोलॉजी के अभाव में मानव के पहुंच से बाहर है, उसे भंडारित संसाधन कहते हैं। भंडार तो है, संसाधन तो है, वो चीज हम जान रहे कि ये संसाधन है, बट हम उसका यूज नहीं कर पा रहे। अब किस चीज में? बाइक, जब तेल पेट्रोल निकला, नॉर्मल सीबीएम समझिए, तो उस समय बाइक नहीं थी तो हमें पता थोड़े था। टेक्नोलॉजी निकला कि भाई बाइक में अगर पेट्रोल डाला जाए तो चलेगा। तो वो चीजें जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में हो सकता है, टेक्नोलॉजी की कमी है, अभी प्रौद्योगिकी की कमी है, तो उस चीजों को हम लोग बाद में उपयोग में ला सकते हैं। तो ऐसे संसाधन जो उपलब्ध तो है लेकिन हम प्रौद्योगिकी की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो गया? भंडारित संसाधन हो गया, ठीक है। अब संचित मतलब क्या हो गया भैया? वे संसाधन जिन्हें तकनीकी के ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। संचित संसाधन है जो भंडारित तो है, तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया भी जा सकता है, लेकिन परंतु अभी उनका उपयोग नहीं हुआ है। अब उस तरह के टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा तभी तो उपयोग होगा। संचित मतलब भंडार है, और भंडारित मतलब कि वो तो है लेकिन अभी प्रौद्योगिकी का उपलब्ध नहीं है। और इसमें जो है प्रौद्योगिकी तो है लेकिन अभी जो है हम लोग को उस चीज के बारे में तकनीक जो है कि तकनीक उसका पता नहीं किस तरह से हमें उपयोग करना है, ठीक है। वैसे संसाधन को संचित संसाधन कहेंगे। अब संसाधन का विकास, संसाधन के बारे में आई होप जितने भी चीजें थी क्लियर हो गया। संसाधन का विकास, ठीक है। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्राकृतिक का ही देन है। ज्यादातर जो संसाधन है वो प्राकृतिक का ही देन है कि नहीं? प्राकृतिक का देन है, इसलिए मानव द्वारा इनका अंधाधुंध उपयोग किया गया है, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो सकती है। मानव जो है आज के डेट में देखिए अपने घर बसाने के लिए पेड़ पौधे को काट रहा है, अपना घर बसाने के लिए पेड़ पौधा को काट काट के पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। क्या बढ़ रही? जनसंख्या बढ़ रही। भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी तो जमीन की भी तो जरूरत पड़ेगी, और जमीन की जरूरत पड़ेगी तो भैया क्या? जंगल तो काटना होगा। आधा से अधिक जो है अभी देखा जाए तो 4 हिस्से में से 1 हिस्सा बचा है सिर्फ जंगल का। जंगल मतलब पेड़ पौधे का, वन का 1 हिस्सा बचा है। लोग इतने बढ़ गए, लोगों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि पूछिए मत। तो इसलिए इसका ज्यादातर उपयोग होने लगा, पानी का ज्यादा उपयोग होने लगा। अब देखिए कुछ ऐसे चीज है जैसे बिजली हो गया, बिजली अब ऐसे यूज कर रहे हैं, पानी नल से बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जाने तो भैया पानी कौन पैसा से आता है? अरे भैया 1 लीटर का दाम ले रहा आपसे अब 20 रुपया, किसी दिन याद रखिएगा वही पानी का दाम 1 लीटर का हो जाएगा 100 रुपया, ठीक है, क्योंकि पानी का खपत आप लोग अधिक कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ व्यक्तियों के लालच, ठीक है, कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधन का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। संसाधन समाज के कुछ ही लोग के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। अब कुछ व्यक्तियों के पास संसाधन है, कुछ व्यक्तियों के पास, मान लिया जाए हमारे पास कार है, बाइक है और घर है, लगभग जिंदगी का जो भी सुख है वो हमें है, तो हम क्या है? अमीर है। और जिनके पास भैया नहीं है, ठेला भी नहीं है, साइकिल भी नहीं, वो क्या है? गरीब है। तो समाज में इस चीज की ये चीजें हो रही है कि भाई जिनके पास सभी प्रकार का संसाधन है वो अमीर है, और जिनके पास संसाधन नहीं है वो क्या है? गरीब है। तो संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितिक संकट में आ गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। निम्नीकरण का मतलब हो गया भूमि का जो स्तर था वो खराब हो रहा, भूमि का जो स्तर था
वो खराब हो रहा, भूमि क्या हो रहा, खराब हो रहा। निम्नीकरण का मतलब भूमि में गिरावटी, मतलब उसमें कमजोरी या क्वालिटी खत्म हो रही, जो पहले की भूमि थी अब वो क्वालिटी नहीं रही। अगर अंधाधुन अगर इसी प्रकार से हम लोग सभी चीजों का उपयोग करते हैं तो क्या होगा, एक दिन संसाधन खत्म हो जाएगा और हम लोग झाइल बजाएंगे, है कि नहीं। और इसलिए आपके घर में अगर बिजली है, पानी है, तो उसका जो यूज करने चीजें उतना ही आप यूज करें, है कि। आइए अब हम लोग समझते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, ओके, वही आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है तो भैया बोलिए कि नहीं सर गजब समझ रहे हैं, मजा आ रहा है, तो हम और मजा से पढ़ाते। आप लोग का देखो कमेंट जो है ना एनर्जी लाता है, अंदर में शरीर के अंदर एनर्जी आ जाता है और मजा आता है पढ़ाने। जब बच्चे वीडियो को शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करते हैं, लगता है नहीं बच्चे ध्यान दे रहे हैं, है कि नहीं। अब भैंस के आगे हम जाएंगे बीन बजाने के, भैंस को पढ़ाएंगे तो भैंस सुनेगा, वो कोई रिस्पॉन्स देगा, नहीं देगा। तो आप भैंस नहीं है, जानवर नहीं, आप क्या है, इंसान है, आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं, तो इसलिए दिया कीजिए। अब सतत क्या होता है, अब समझिए भैया। हम लोग जो संसाधन था लगभग चीजें हम जो यूज कर रहे हैं आप लोग भी यूज कर रहे हैं। पानी हम भी पीते हैं, पेट्रोल से गाड़ी हम भी चलाते हैं, डीजल से गाड़ी हम भी चलाते हैं, है कि नहीं। आप भी ये चीजें देख रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर इसी तरह से संसाधनों का उपयोग होते रहा ना, एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपके बेटे आएंगे या हमारे पोते आएंगे उनके लिए नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। ये जो कोयला का उपयोग देख रहे हैं, कोयला की वजह से विद्युत का उपयोग होता है, पता है ना जी। कोयला के वजह से ही विद्युत का उपयोग होता है, पानी से कोयला से ही। और एक टरबाइन जो होता है, टरबाइन जो पानी में लगा दिया जाता है, जानते हैं ना जी, उसके बारे में हम लोग आगे का ध्यान चर्चा करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बांध जो होता है, डैम, डैम ये समझाई थे, डैम जो है, डैम की साइड में पानी ज्यादा हो जाने के बाद इधर जो है, इधर टरबाइन लगा दिया जाता है, मशीन होता है घूमने वाला, पानी का फ्लो जितना स्पीड में आता है टरबाइन उतनी ही स्पीड में घूमती है और बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। अगर इसी तरह हम लोग उपयोग करते रहें, कोयला खत्म हो जाएगा। कोयला बनने में लाखों वर्ष लग जाता है, कोयला बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। और कोयला का जो निर्माण होता है अवसाद, जैसे पेड़ पौधा जो पहले बहुत पहले जो है जमीन में धस गया, गर गया किसी वजह से, वही पेड़ पौधा जो है कोयला का निर्माण होता है उसी कोयला से, ठीक है। तो सतत पोषणीय विकास क्या होता है सर, जो चीजें हम अपने बाल बच्चा के लिए बचा के रखेंगे, हम अपने पोता पोती के लिए बचा के रखेंगे, उसी चीज को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। आइए समझते हैं भाषा से। सतत पोषणीय विकास संसाधन का ऐसा विवेकपूर्ण उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की आपूर्ति भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताएं हैं पूरी होती रहे, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। मान लिया जाए मेरे लिए जो उपलब्ध है, मेरे लिए, अरे यार, जो मेरे लिए है, जो दिख रहा है ना भाई, जो मेरे लिए है, मेरे लिए है वही वही संसाधन संसाधन हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए रहे, उसे ही सतत पोषणीय पोषणीय, ठीक है जी, पोषणीय विकास कहते हैं। अगर आप लोग नहीं इसका कीजिएगा तो बच्चा जो होगा, आपके जो बेटी बेटा होगा, उनके जो बेटी बेटा होगा, कहेगा वही सब जो आदमी है खराब करके गया है, ये सब चीज हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आई होप सतत पोषणीय विकास समझ गए, क्लियर हुआ। एजेंडा 21 क्या था भाई, एजेंडा 21 क्या था, 1992, ठीक है। 1992 में क्या हुआ था, ब्राजील के शहर रियो डी, याद रखना आप लोग को, रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण
और विकास सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 को पारित किया गया था कि पर्यावरण को किस प्रकार जो है सुरक्षित रखा जाए, पर्यावरण को जो है असंतुलित होने से बचाना है, प्रदूषण से बचाना है। इन सभी चीज़ों के बारे में 1992 ईस्वी में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो, एक शहर का नाम था रियो डी जेनेरो में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन राष्ट्र अध्यक्षों ने एजेंडा 21 को क्या किया था, पारित किया था। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा एजेंडा 21 के बारे में जानना जरूरी नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, यही सब चीज़ समझिए, पर्यावरण के बारे में, राष्ट्रीय विकास के बारे में वहाँ पे चर्चा किया गया था। बस यही है। उद्देश्य क्या था उसका? उद्देश्य था, जिसका उद्देश्य था समान हित होना चाहिए, सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी, रोगी से निपटना होगा, रोगों से निपटना होगा। मतलब विश्व लेवल का हुआ था। विश्व लेवल मतलब सभी देश के लोग आके वहाँ पे मिले थे। कुछ कुछ लोग देश के लोग भी नहीं थे, सभी देश का नाम तो दिया जाता है लेकिन विश्व में आ जाता है सभी देश। सभी देश के लोग बैठे कि भैया पर्यावरण को किस प्रकार सुरक्षित रखना है, किस प्रकार से गरीबी और रोगों से निपटना है। कोई मान लिया जाए कोरोना का डोज नहीं मिला और कोई बीमारी हो जाए, जिसे कैंसर का बीमारी हो गया, कैंसर का अगर अपने भारत में नहीं है, दूसरे जगह अगर हो जाता है, वो दूसरे जगह उसका जो दवाई वगैरह है निकाल दिया जाता है, मेडिसिन हो आ गया उसका, तो मान लो मेडिसिन आ गया अमेरिका में, तो अमेरिका वाला से धीरे धीरे हम लोग भारत में भी ला सकते हैं। अमेरिका जाएंगे, बात करेंगे, भैया हमारे इधर भी ये चीज़ें हो रही है, आप ना ये चीज़ हमें भी बताओ, तो वो बताएंगे। ये एक दूसरे देश से जो है कनेक्टेड रहता है, हमेशा समझौता रहता है हर चीज़ के लिए। ठीक है, एजेंडा 21 में वही सब चीज़ें पे बातचीत चली थी। संसाधन नियोजन, नियोजन मतलब समझते हो भाई, नियोजन समझ रहे हैं? चलिए, ऐसा उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधन का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता। मतलब संसाधन को किस प्रकार से बचाया जाए। ठीक है, जितना उपयोग करने के लिए हो उतना ही उचित उपयोग करना, ज्यादा उपयोग नहीं किया जाए। ऐसा उपाय अथवा तकनीक के द्वारा, ऐसा तकनीक बनाया जाए जिसके द्वारा संसाधन का क्या हो, उचित उपयोग हो, सुनिश्चित किया जा सकता हो, बचाया जा सकता हो, उसे संसाधन नियोजन कहते हैं। चलिए, भारत में संसाधन नियोजन, संसाधन की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कोई भी योजना, जैसे कि पानी, जल नल योजना आया था, हाल फिलहाल की बात है ना, जल नल योजना तो आ गया था भैया ना, अभी भी होगा बहुत जगह, तो देखिएगा कहीं पाइप फट जाता है तो कहीं कुछ फट जाता है, उसके लिए टेक्नोलॉजी बनाना चाहिए कि भाई पाइप फटे तो फिर वहाँ पे जाके उसको रिपेयर किया जाए या खुद रिपेयर हो जाए, ऐसा टेक्नोलॉजी बनाए ताकि पानी का स्राव जो है, मतलब बहाव जो है नहीं हो, है कि नहीं। तो ऐसा करना चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना से भारत में संसाधन नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। ठीक है, और भारत में संसाधन नियोजन का मुख्य बिंदु निम्नलिखित है, और भी चीजें के बारे में हम लोग समझेंगे। पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों को पहचान कर उसकी तालिका बनाना चाहिए कि भाई ये सब चीजें संसाधन है और इसका दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है, उनकी एक तालिका बनाना चाहिए, एक लिस्ट बनाना चाहिए। उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे को सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा भी तैयार करना चाहिए कि इसको बचाना कैसे है, इसको नियोजित कैसे करना है कि नहीं। और संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठना चाहिए। संसाधन नियोजन और विकास नियोजन, संसाधन का नियोजन भी हो, संसाधन को अच्छी तरह से जितना उपयोग करने की चीजें उतना उपयोग भी करे, और उनके बीच जो विकास हो रहा वो भी ना रुके। ठीक है, इस प्रकार से उसका तालमेल बैठाना होगा, तब जाके होगा। ओके, ये चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत जी नहीं ना। आइए, संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण का मतलब हो गया संसाधन का बचाव। ठीक है, संसाधन संरक्षण का मतलब क्या हो गया, संसाधन संरक्षण का मतलब क्या हो गया, बचाव। संरक्षण का मतलब होता है बचाव। संसाधन का उचित, बचाव लिख देते हैं, आप लोग को याद रहेगा, बचाव। तो भाई अगर आप लोग जो है ये इस अभी जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे के मन में चल रहा है सर पीडीएफ कैसे लें सर, इसका पीडीएफ हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो भाई पंकज स्टडी सेंटर पे जो है कोर्स चल रहा है, और बहुत सस्ता कोर्स चल रहा है। अगर आप लोग परचेज नहीं किए तो कर लीजिए। साइंस, मैथ पंकज सर पढ़ा रहे, इधर सोशल साइंस, संस्कृत वगैरह सब हम पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं।
तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे कि नहीं हमें ज़रूरत है कोर्स परचेज करने की, तो आराम से आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं, बहुत कम प्राइस में आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग जो है एक नंबर नोट कर लीजिए, यहीं पे दे दे 85 81 80, ठीक है 80 29 29, ये जो है इस पे आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा, कॉल नहीं लगेगा, ठीक है व्हाट्सअप कर लीजिएगा सर मुझे पंकज स्टडी सेंटर का कोर्स परचेज करना है, ठीक है। तो बाकी सारा जितना भी पढ़ाई हुआ है वीडियो का लिंक मिल जाएगा और जितना पढ़ाए हैं वो सब मिल जाएगा, और 100% आप लोग सेटिस्फाई हो जाइएगा। पहले यहाँ सेटिस्फाई हो जाइए, पढ़ने में मन लग रहा है, अच्छा पढ़ाई हो रहा है, या अच्छी चीज़ों को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, तो फिर लेना है, ठीक है। चलिए, तो संसाधन का उचित प्रबंधन, ताकि जल, भूमि, वनस्पति, मृदा इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए कि भावी पीढ़ी, जो आने वाला पीढ़ी है, उनकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखना होगा। वैसे संसाधन का बचाव करना होगा हमें, जैसे कि मैंने सतत पोषणीय विकास बताया, संसाधन का उचित जो उचित होना चाहिए वह उसी टाइप से हम लोग को क्या करना होगा, उसका उपयोग करना होगा। अब भैया लाइट जलाना है जितना उतना ही काहे जलाएंगे, है कि नहीं, जितना लाइट का उपयोग करना। मान लिया जाए रूम में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो लाइट जलाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब सो रहे हो तो लाइट का कौन सा काम है भाई, सो रहे हैं तो लाइट का कौन सा काम है। अब कहीं बाहर जा रहे हो तो लाइट का कौन सा काम है, फिर मत जलाओ ना। अगर आप एक बाल्टी पानी से नहा लेते हो तो जरूरी है 10 बाल्टी से ऐसे ऐसे करते रहेंगे, नहीं ना। अभी ठंडी है, नाक दिखाइए, अभी ठंडा का मौसम है ना, नहाइए 10 बाल्टी, तब पता चलेगा ठंडा पानी से, है कि नहीं। तो इसलिए उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना हो सके, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे भू संसाधन। क्या समझेंगे, भू संसाधन मतलब भू का मतलब होता है भूमि। क्या होता है, भूमि। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है भैया, भूमि नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ, और संसाधन भी कहाँ, भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, और प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन मतलब गाड़ी का आना जाना तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। दुनिया का जितने भी चीज है भूमि के वजह से है, भूमि पे है तभी तो हम लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो भूमि एक सीमित संसाधन है, भूमि जो है एक सीमित संसाधन, इसलिए हम इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भूमि जो एक सीमित संसाधन है, और इनका उपयोग जो हमें सब चीज ख्याल करके करना होगा। अगर भूमि के साथ भैया छेड़छाड़ कीजिएगा तो कहाँ जाइएगा पता नहीं चलेगा, इसलिए भूमि का उपयोग जो है सावधानता करनी चाहिए। अगर भूमि के साथ प्राकृतिक को मत छेड़ो, हमेशा कहता हूं प्राकृतिक से खेलवाड़ मत करो, अगर प्राकृतिक तुमसे खेल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज समझ गए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भूमि संसाधन। भूमि संसाधन जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि संसाधन है तो हर चीज है, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीव, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्था भूमि पर आधारित है, इनके बिना कुछ नहीं है, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे हम आपको जो है ये समझाएंगे कि भूमि का प्रकार, ठीक है, मिट्टी क्या पढ़ाएंगे अब आप लोग को, मृदा मीन्स क्या होता है, मिट्टी होता है। और ये जो मैप देख रहे हैं ना, ये मैप किस चीज का है भाई, अपने भारत का है, अपने भारत का ये मैप है। और कहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ये जो है पर्वत और वन जो है, दिख रहा है जी, थोड़ा रेड कर लिया जाए। चलो, पर्वत और वन जो है ना, पर्वत और वन, यहाँ पे इसलिए हम दो पिक्चर दिए हैं वो समझा देंगे। पर्वत और वन जो है इस तरह से ग्रीन कलर से ऐसे किया गया है। तो मतलब ई वाला क्षेत्र जो है, ई वाला क्षेत्र, यहाँ पे पर्वत है और क्या है, वन है। क्या है, पर्वत है और वन है यहाँ पे क्षेत्र पे। अब यहाँ ई वाला क्षेत्र कहाँ है, ई वाला क्षेत्र कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। मतलब यहाँ पे क्या होगा, पर्वत होगा और वन होगा। जम्मू कश्मीर में क्या है, पर्वत और वन है, क्योंकि ऊपरी हिस्सा में देखिए वही चीजें हैं। इस चीज से यहाँ पे आप लोग दिमाग लगा सकते। जलोढ़ मिट्टी, अब भैया जलोढ़ मिट्टी का देखो पिक्चर, ये इस कलर में है जलोढ़ मिट्टी। तो मतलब यहाँ पे ये वाला क्षेत्र जो है जलोढ़ मिट्टी का है। क्या है, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, मृदा। अब देखो जलोढ़ मृदा में यहाँ से एक क्षेत्र बना है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से ये सब क्षेत्र में क्या है, जलोढ़ पाया जाता होगा, जलोढ़ मृदा पाया जाता है। अब देखो लाल मिट्टी, भाई लाल मिट्टी देखो, ये जो है, ये वाला जो
ये है सब लाल मिट्टी है। तो बहुत जगह है वैसे वैसे करके, हालांकि हम उतने एरिया को तो नहीं देख सकते। देखो कर्नाटक में हो जाएगा लाल मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। ये जो महाराष्ट्र में भी लाल मिट्टी हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे उड़ीसा में भी लाल मिट्टी हो जाएगा। तो बाकी इससे आप लोग पता लगा सकते हैं। लेटराइट मिट्टी जो है कहाँ है भाई, लेटराइट थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है और इधर थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो क्षेत्र है राजस्थान के जस्ट बगल में, यहाँ राजस्थान के बगल में ये एमपी पड़ जाता है, ठीक है। एमपी आ जाता है वो, और ये वाला मैप छूटा गया है, ठीक है। चलो लेटराइट मिट्टी भी यहीं पे है, लेटराइट। और शुष्क, जो शुष्क भाग है ये यहाँ पे है, ये वाला भाग में, ये जो शुष्क भाग है, ये शुष्क मिट्टी जो है राजस्थान में पाया जाता है। ये यही क्षेत्र है ना जी, राजस्थान में पाया जाता है। इस मैप के अनुसार आप लोग समझ सकते हैं। इधर जो है सिर्फ रेकरिंग किया गया है, कलर दिया गया, उधर इधर जो मैप डाले हमने उसमें नाम लिखा गया, तो इससे आप लोग पता भी लगा सकते हैं। कोई दिक्कत, समझने में कोनो समस्या हो नहीं ना। आइए आगे हम लोग समझते हैं। भारत में भूमि संसाधन, पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, हर चीज को समझते हैं। कह रहा लगभग 43% भूमि जो है, लगभग 43% भूमि क्षेत्र जो है मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। 43% जो भूमि का क्षेत्र है, क्या हुआ भाई, चलो 43% जो भूमि का क्षेत्र है वो मैदान है, खाली जगह है, जो कृषि और उद्योग की, जिसमें कृषि भी किया जा सकता है, उद्योग भी लगाया जा सकता है, ठीक है। लगभग 30% जो भूमि का क्षेत्र है विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है, उस पे क्या है, पर्वत स्थित है, जो बारमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है और पर्यटन विकास, मतलब घूमने उमने के लिए वो जो है जगह सही है, ठीक है। और लगभग 27% हिस्सा जो है पठारी क्षेत्र है, जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन है, ठीक है। 27% में याद रखना है। 43% वैसे क्षेत्र हैं जो मैदान है, जिसमें कृषि भी किया जा सकता है और उद्योग भी लगाया जा सकता है। और 30% जो है पर्वत वाला है, जिसमें पर्वत वगैरह है, और बारहमासी नदियों का प्रवाह सुनिश्चित करता है। वैसे जगह को क्या बना सकते हैं, पर्यटन विकास कर सकते हैं, घूमने फिरने के लिए जगह जो है हम बना सकते हैं। और 27% जो है जमीन पठारी क्षेत्र है, जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन, वन वगैरह सब है। ओके, आइए भू उपयोग, भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग भौगोलिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग निर्धारण करने वाला तत्व, भूमि का उपयोग निर्धारण करने वाला जो है तत्व कौन कौन से है समझिए। वन, पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र, ठीक है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, पहला तो हो गया वन, जो पेड़ ही पेड़ है, जहां पे पेड़ ही पेड़ है, विशाल क्षेत्र है। तो भूमि उपयोग निर्धारण करने वाला जो तत्व है, जहां पहला हो गया वन, वैसा वन किसको कहेंगे, जहां पे पेड़ ही पेड़ है, आच्छादित एक विशाल क्षेत्र है पेड़ों का, तो उसको वन कहेंगे। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए अनुपलब्ध, जो उपलब्ध नहीं भूमि, जैसे बंजर वाला हो गया, तथा कृषि अयोग्य भूमि, कृषि गैर कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि, इमारतें, सड़कें, ये सब चीज पे जो है कृषि हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो है इमारत है, सड़कें हैं, कुछ जगह भी है, तो वो बंजर है, तो इसको क्या कहेंगे, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कहेंगे, ठीक है। प्रति भूमि किसको कहेंगे, वर्तमान में प्रति है जहाँ कृषि 1 वर्ष और उससे कम खेती न की गई हो। 1 वर्ष खेती मतलब 1 साल के लिए 1 साल खेती कर लिए, 4-5 महीना के लिए जो हम लोग उसे छोड़ दिए, खेत को नहीं किए, उसी को क्या बोला जाता है, प्रति खेती। दूसरा होता है अन्य प्रति भूमि, अन्य प्रति भूमि या अन्य प्रति कृषि भूमि, जो उसको कहेंगे अन्य प्रति भूमि, जहाँ 1 से 5 वर्ष से 1 से 5 वर्ष तक खेती नहीं की गई होगा, उनको क्या कहेंगे, अन्य प्रति भूमि कहेंगे। अन्य कृषि योग्य भूमि, अस्थाई चारागाह, जहाँ पे चारागाह बना दिया गया, वहाँ पे कृषि हो सकता था, लेकिन चारागाह जहाँ पे जो है जानवर वगैरह चरते उड़ते हैं। तथा अन्य गदोचर भूमि, विविध वृक्षों एवं वृक्ष फसलों तथा उपवन के लिए अधीन भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्षों से अधिक खाली है। ओके, अब आता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया, एक कृषि 1 वर्ष में 1 बार
एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र को क्या कहेंगे, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ठीक है, जैसे पंजाब में हो गया 3 फसल वहां पर उगाया जाता है एक साल में। एक से अधिक बार एक साल में एक से अधिक फसलों को जमीन पे उगाया जाए तो उसको क्या कहेंगे, शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलते हैं। ओके, भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व भौगोलिक कारक जैसे भूमि आकृति, मृदा जलवायु तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक एवं परंपराएं ज्ञात शामिल है। भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप का जो प्रकार है, भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाला जो तत्व है, भूमि की आकृति। अब ऐसे वाला भूमि होगा, इस तरह का भूमि होगा तो उस पर खेती कैसे करेंगे, है ना, सीढ़ी नुमा खेती होता है ऐसे वाला पे, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके इस पे सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है। तो आकृति भी डिपेंड करता है। दूसरी बात कि वहाँ की मृदा की जो जलवायु है वो भी डिपेंड करता है, कैसा जलवायु में कौन सा फसल लगाया जा सकता है। मानवीय कारक भी चाहिए और जनसंख्या घनत्व भी वहाँ के लिए। अब मान लिया जाए ऐसे जमीन है, इस पे ट्रैक्टर कैसे जाएगा, तो प्रौद्योगिकी क्षमता भी चाहिए, है कि नहीं। तो सांस्कृतिक परंपराएं आदि भी इसमें शामिल है। ओके, अब भू निम्नीकरण का कारण, भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा, मतलब भूमि का स्तर जो है खत्म हो रहा, खराब हो रहा, क्यों हो रहा। खनन मतलब खुदाई करना, खनन का मतलब क्या हो गया, खुदाई करके छोड़ दिया गया है। क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है तो वो भूमि क्या होगा, वहां का सही होगा, खराब हो जाएगा। अतिचारण मतलब वहां पे जो है अतिचारण हो रहा है, जानवर के लिए चारागाह, वहां पे सिर्फ जो है जानवर जो है जानवर को जो है चराया जाता है, चारागाह है। ये भूमि का क्या कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, भूमि का क्या कर रहे हैं हम लोग, खत्म कर रहे हैं। चारागाह, जिस पर जानवर चलते हैं, जानवर चरा को भोजन दिया जाता है या चरने के लिए छोड़ दिया जाता है इसी में। अधिक सिंचाई से भूमि खराब होता है, मतलब इसको बोला जाए पानी अधिक खेतों में अधिक पानी देने से। ठीक है, औद्योगिक प्रदूषण, जो भूमि खराब होता है, औद्योगिक प्रदूषण, जो फैक्ट्री वगैरह होता है, कारखाना का धुआं और अवसाद पदार्थ, ये सब क्या करता है, भूमि को खराब करता है। वनोन्मूलन, वन में आग लगाना, वनों में आग लगाना, ये सब क्या है। अगर मान लिया जाए खनन का मतलब हो गया खुदाई करके छोड़ दिया तो वहां का जमीन खराब हो जाता है कि नहीं। ऊपरी परत जो होता है ना, जमीन का ऊपरी परत, ये जो स्तर देख रहे हो, हल्की सी जो परत होती है, इसको ऐसे हम लिख देते हैं, धरती का ऊपरी परत बनने में हजारों वर्ष लग जाता है, अब जहाँ पे खुदाई हो गया वहाँ पे मिट्टी नहीं डालेगा तो क्या होगा, खराब ही होगा भूमि। अब कुछ भूमि है जिस पे जानवर वगैरह को चरने के लिए छोड़ दिया, चारागाह बना दिया। कुछ ऐसे जमीन है जहाँ पे अधिक सिंचाई कर रहा है, उससे क्या होगा, जमीन खराब हो जाता है, वहाँ की मिट्टी खराब हो जाती है। ठीक है, प्रौद्योगिक प्रदूषण, कारखाना वगैरह, फैक्ट्री वगैरह का धुआं, और क्या कहते हैं वहाँ का अवशिष्ट अवसाद जो है, अवसाद पदार्थ जो है, जो खराब पदार्थ होता है, वो सब केमिकल वगैरह जो है जमीन को खराब करता है। वन में क्या करता है, आग लगाता है, वन में आग लगाने से जमीन के तापमान और अधिक बढ़ जाता है और वन भी खराब और जमीन भी खराब हो जाता है। ठीक है, और भी एक खेती होता है झूम खेती इसी में आ जाता है, झूम खेती।
आग लगा के ही ये खेती किया जाता है, ठीक है, झूम खेती पहले होता था, अब नहीं होता ये सब, ठीक है। अब भूमि का संरक्षण क्या करेंगे, वनोरोपण, मतलब वन को अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, क्या करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाया जाए, ठीक है। पशुचारण, पशु के चारागाह, ये चारागाह ऐसे बनाते हैं, चारागाह पर चारागाह चारागाह में रोक लगाना, नियंत्रण लगाना, ठीक है। चारागाह पर नियंत्रण करना, ठीक है। रक्षक मखमाल, ठीक है, रक्षक मखमेला हो गया। खनन नियंत्रण मतलब हो गया खुदाई पर रोकथाम, ठीक है। औद्योगिक जल का परिष्करण, औद्योगिक जल जो है, उद्योग मतलब कारखाना से निकलने वाला जल, निकलने वाला अवशिष्ट जल पर रोक या रोकथाम बोला जा सकता है, या उसको डायरेक्ट जहां डालना है वहीं डाले, नहीं तो यहाँ से वहां तक का जमीन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो भूमि संरक्षण का ये सब उपाय था, ठीक है। मृदा संरक्षण आते हैं, मृदा या भूमि वही हो गया, ठीक है, भूमि या मृदा दोनों है। मिट्टी हो गया, भूमि मतलब पूरे भूमि हो गया, और जितने भी भूमि क्षेत्र है। मिट्टी मतलब मिट्टी हो गया, कोई मिट्टी अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी जगह सभी तरह के भूमि जो है, भूमि तो पूरा भूमंडलीय हो गया, धरती पूरा क्या हो गया, भूमि हो गया। मगर मृदा जो हो गया, सभी जगह पे अलग अलग मिट्टी होते हैं, ठीक है। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, मृदा समझते हैं ना, मिट्टी, तो मिट्टी, ओके। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी में ही खेती होती है और मिट्टी में कई जीवों के प्राकृतिक आवास भी होता है। मिट्टी में जो है खेती भी होता है और मिट्टी में ही कई जीवों का जो है क्या होता है, आवास होता है। मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे जीव रहते हैं, ठीक है, ये चीज समझ गए। अब आते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा का जो है निर्माण कैसे होता है, ये चीज समझना है ना भाई। तो मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होता है, मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही स्लो होता है, बहुत स्लो। जैसे कि मैंने एक परत के बारे में बताया, हजारों साल लग जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 1 सेंटीमीटर, इस चीज को हम एडिट करते हैं, 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में जो है हजारों वर्ष लग जाता है। क्या लग जाता है, 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में हजारों वर्ष लग जाता है। मिट्टी का निर्माण शैलों के अपघटन क्रिया से होती है, शैलों के अपघटन क्रिया से होती है। और मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे तापमान, पानी का बहाव, पवन, ये सब चीज का जो है कारक है, किसको, मिट्टी बनने की कारक है, ओके। तो इस प्रक्रिया में कई भौगोलिक और रासायनिक परिवर्तन का भी योगदान रहता है, किस चीज में, मिट्टी बनने में जो हजारों वर्ष लग जाता है। और मिट्टी का जो निर्माण होता है शैलों के अपघटन क्रिया से होती है। मृदे के निर्माण में प्राकृतिक कारक का भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जैसे तापमान होना चाहिए, पानी का बहाव होना चाहिए और पवन होना चाहिए, मतलब हवा होना चाहिए, तब जाके, और रासायनिक परिवर्तन का भी योगदान रहता है मिट्टी के निर्माण में, ओके। ये सब आप लोग लिख सकते हैं। अब मिट्टी के जो प्रकार हैं इन सभी को हम लोग को पढ़ना है। मृदा के प्रकार मतलब मिट्टी के प्रकार, लाल एवं पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, वन मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लेटराइट मृदा, ये सब मिट्टी जो है इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये कहाँ पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, इसके बारे में भी हम लोग को चर्चा करना है। तो मिट्टी के जो प्रकार हो गए, पहला हो गया एक लाल मिट्टी, दूसरा जलोढ़ मिट्टी, और तीसरा हो गया भैया काली मिट्टी, और चौथा हो गया वन मृदा, और पांचवा आप लोग का हो गया मरुस्थलीय मृदा, और छठा हो गया लेटराइट मृदा। तो हम लोग सभी मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, मृदा के बारे में पढ़ेंगे। जलोढ़ मृदा ले लेते हैं सबसे पहले भाई। भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर ये पाए जाती है।
मतलब ये सबसे अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास की जो है, पोटास की बहुलता होती है, इस मिट्टी में जो है पोटास अधिक होती है। ये जो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी के तंत्रों द्वारा जो है विकसित होता है। ये जो मिट्टी जो है वहीं से ज्यादातर बह कर जो है अलग अलग क्षेत्रों में जाती है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी के तंत्रों द्वारा ये विकसित होता है। रेत, सिल्ट और मृत्तिका, ठीक है, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में ये पाए जाते हैं। आयु के आधार पर पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ को बंगार सॉरी बंगर बंगर नहीं बांगर, ठीक है, बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर बोला जाता है। ठीक है, तो मिट्टी का जो ये जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़, अरे यार इस पे लिखने में ना बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, इस पे स्मूथली लिखाता नहीं। जलोढ़ मृदा, ठीक है, तो जलोढ़ मृदा जो है दो भाग में बट जाता है। कौन? एक हो गया बांगर, बांगर, दूसरा इधर हो गया आपका खादर। खादर। अब दो यहाँ पे याद रखना है, नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है, ठीक है, पुरानी पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ और नया नया जो बनता है, ओके, ये हो गया। और इस मिट्टी में जो है ये बहुत उपजाऊ होता है ये मिट्टी। इसमें गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों का फसलों के लिए ये जो है उपयोगी है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। काली मृदा, रंग काला एवं अन्य नाम जो है इसका रेगर मृदा है, अन्य नाम इसका रेगर मृदा है। ठीक है, काली मिट्टी का ही नाम क्या है? रेगर मिट्टी है। और इसमें जो है टेटनी, फेरस, मैग्नाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति होता है इसमें। अरे जान यार क्या कर रहा है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने और फटने के कारण इसका निर्माण होता है। आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम इस मिट्टी में जो है अधिक पाया जाता है। कपास की खेती के लिए ये जो है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये जो है मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ये क्या है सौराष्ट्र गलत है, महाराष्ट्र सौराष्ट्र ने मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पठारों में ये मिट्टी अधिक पाई जाती है। समझ गए? काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। और इसमें जो है ये चट्टानों के फटने टूटने के कारण इसका निर्माण होता है। और इस मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम अधिक होती है। और इसका काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। ये महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में पाए जाते हैं। लाल एवं पीली मिट्टी, लोहे के कणों की अधिकता के कारण इसका रंग जो होता है कहीं पे लाल होता है तो कहीं पे पीला होता है। और अम्लीय प्राकृतिक मिट्टी भी इसको कहा जाता है। चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। इस मिट्टी पे अगर चाहेंगे इस मिट्टी को उपजाऊ बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, चूना का जो है छिड़काव करेंगे तो ये मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी हो सकता है। ठीक है, बना सकते हैं। और ये जो मिट्टी ज्यादातर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान व गारो, खासी व जयंतिया के पहाड़ों पर पाई जाती है मिट्टी। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। लेटराइट मिट्टी, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में इस मिट्टी का विकास होता है। और भारी वर्षा से अधिक निछालन का परिणाम होता है। निछालन का परिणाम होता है, मतलब निछालन का मतलब ये हो गया ऊपर का जो परत होता है, अधिक वर्षा होता है तो वो बह कर दूसरे जगह चल जाता है तो निछालन हो जाता है। ओके, इस मिट्टी पे जो चाय एवं काजू के लिए ये मिट्टी जो है उपयुक्त है। और ये मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में उपयुक्त है, मतलब वहां पे ये पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मरुस्थलीय, रंग इसका लाल और क्या होता है, भूरा होता है। रेतीली एवं इसमें लवणीय होता है। ये मिट्टी जो होता है लवणीय होता है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर जो है अधिक हो जाता है। जल को अपनी ओर आकर्षित ज्यादा करते, इसमें पानी डालिएगा सूख जाएगा। इसमें जो ह्यूमस होता है, मतलब बलुआही टाइप का जो होता है, ह्यूमस और नमी की जो है क्या होता है, कमी होता है। ह्यूमस और
नमी की जो है कमी होता है इसमें, और उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बना सकता है। ठीक है, इस मिट्टी को अगर अधिक उपजाऊ करेंगे, मतलब सिंचाई करेंगे, पानी डालेंगे, तो तब जाके ये मिट्टी उपजाऊ हो सकती है। नेक्स्ट आता है पहाड़ी पद, पिडमाउंट जोन। ठीक है, मिट्टी के बारे में सारा कुछ पढ़ा दिए, सभी मिट्टी, मरुस्थल, मृदा, सब पढ़ा दिए, लेटराइट वगैरह सब, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कुछ कुछ और चीजें हैं उनके बारे में समझिए। पहाड़ी पद, पिडमाउंट जोन किसको कहते हैं? किसी पर्वत या पर्वत श्रृंगार के तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट के पहाड़ी पद अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र को पहाड़ी पद कहते हैं। किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल, मतलब पर्वत के जो तल होता है, मतलब ये मान लिया पर्वत है, तो ये जो इसके जो तल होते हैं, ठीक है, पाए जाने वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पहाड़ी पद या पिडमाउंट जोन बोलते हैं। पश्चिमी घाट के पहाड़ी पद अर्थात पश्चिमी घाट के तल में पाए जाने वाला जो क्षेत्र है उसी को क्या बोलेंगे? पहाड़ी पद बोलते हैं। दक्कन, दक्कन ट्रैप, ठीक है, दक्कन ट्रैप प्रायद्वीप पठार के काली मृदा वाली क्षेत्र जिसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा हुआ है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है तथा कपास की खेती के लिए ये जो है उपयुक्त है। नेक्स्ट आता है मृदावन। मृदावन सॉरी वन मृदा ना, वन मृदा, वन मृदा मतलब वन की मिट्टी पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार इसमें बदलाव होता है। नदी घाटियों में मृदा दोमट और सिलटदार होता है। ठीक है, अधिक सिलक तथा ह्यूमस रहित मिट्टी ये होता है वन मिट्टी। ठीक है, अधिक उपजाऊ भी होता है मिट्टी। अब यहाँ पे एक और आ जाता है भाई, खादर और बांगर में अंतर बताओ। ये अधिक बार प्रश्न भी पूछा गया, तो खादर और बांगर मिट्टी में जो है अंतर समझ लीजिए। नवीन जलोढ़ मतलब नया मिट्टी, मतलब जलोढ़ का जो है नया मृदा है, और ये प्राचीन जलोढ़ मृदा है, मतलब पुराना। प्राचीन मतलब पुराना। अगर इससे लिखे तो नवीन मतलब नया और इसका मतलब पुराना, पुराना। ठीक है, अधिक बारीक चलो भाई, चलो भाई, अधिक बारीक व रेतीली होती है। ये जो मिट्टी होती है अधिक बारीक और रेतीली होती है। इसमें जो होता है कंकर और कैल्शियम कार्बोनेट वाली ये मिट्टी होती है। ठीक है, जिसमें कंकर होगा तो कैल्शियम होगा ही। बार बार नवीकरणीय संभावना है, ये जो है बार बार जो है बन सकता है, लेकिन ये बार बार नहीं बन सकता है। ठीक है, कौन सा मिट्टी? खादर, ये क्या है? नया है, लेकिन पुराना मिट्टी बार बार नहीं बन सकता। नदी के पास डेल्टा और बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। नदी से ऊंचे दूर ऊंचे स्तर पे पाई जाती है, क्या कि ये पुराना हो गया, ऊपर चला गया, और ये नीचे है इसलिए ये नया बन रहा है। नया बन रहा है ना, इसको खादर। उसी का होता है, जो नया बन रहा है वो खादर, और जो पुराना बन रहा है वो बांगर। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का ही दो प्रकार है ना। आइए, मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन आप लोग सुने होंगे इसी अध्याय में। अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का जो यहाँ से कट के वहां चल जाना, वहां से वहां चल जाना। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रतिक्रिया को मृदा अपर्दन अपर्दन कहा जाता है। मृदा अपर्दन के कारण क्या है? वनोन्मूलन वनोन्मूलन का मतलब क्या हो गया भाई? वन में जो है जंगल लगा देना, यहाँ की मिट्टी वहां चला जाता है, तो ये भी हो गया। अति पशुचारण मतलब पशु के जो पैर से जो है, पशु के पैर से जो है मिट्टी का क्या होता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ चला जाता है। ठीक है, निर्माण व खनन प्रक्रिया। निर्माण, किसी चीज का निर्माण कर रहे तो और खुदाई कर रहे तो उससे मिट्टी का जो है क्या होता है? स्थानांतरण होता है। प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिमनद और जल, ये सभी है। कृषि के गलत तरीके, जुताई के तरीके जो होते हैं, यहाँ से वहाँ तक मिट्टी की जो ऊपरी परत को इधर से उधर हो जाता है, उधर से उधर हो जाता है, तो मिट्टी उससे भी चला जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा का उड़ा ले जाना, हवा से भी मृदा को उड़ा लिया जाता है। मृदा अपर्दन का यही सब कारण आप लोग को लिख देना है। ठीक है, मृदा अपर्दन का समाधान। मृदा अपर्दन जो मिट्टी का जो बहाव होता है उसको रोकने के लिए जो है उसको रोकने के लिए क्या उपाय है, नहीं है, उसके बारे में हम लोग समझते। खत्म हो गया, कोई नहीं। और देखो इसके उपाय। ढाल वाली भूमि पर समोच्च
रेखाओं के समांतर हल चलाना चाहिए। जो ढाल वाला जमीन है उस पे जो है समोच्च रेखाओं के समांतर जो रेखा है उसी के अनुसार जो है समोच्च रेखा के अनुसार ही उस पे हल चलाना चाहिए। ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करनी चाहिए। जो ढाल वाली भूमि है, ऐसे वाली जो भूमि है उस पे सीढ़ी इस तरह से कट 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 करके सीढ़ी बनाया जाता है, इस तरह से वहां पे खेती करनी चाहिए। ठीक है। बड़े खेतों की पट्टियां में बांध पर फसलों के बीच घास की पट्टी उगाकर खेतों का चारों तरफ से पेड़ों को कतार में लगाकर एक मखेला बनाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे है कि भाई अगर चाहते हैं कि तो ये जमीन का जो टुकड़ा है, ये जमीन का टुकड़ा है, इसमें सभी जगह से क्या कीजिए, वृक्ष लगाइए। यहाँ पे क्या लगाइए, वृक्ष लगाइए, वृक्ष लगाइए। और यहाँ पे जो है घास का एक मोटी परत बना देना चाहिए। आप अपने खेत में जो है इस प्रकार से, आड़ी बोलता है ना इसको, इस प्रकार से बना दीजिए। इधर भी लगा दीजिए, इधर भी, तो जुताई भी होगा, सब मिट्टी आप ही के खेत में रहेगा। इससे क्या होगा, मृदा अपरदन दूसरे खेत में नहीं जाएगा। खेतों के चारों तरफ पेड़ का कतार लगाकर एक मखेला बनाना, वनोरोपण करना है। अति पशुचारण पर नियंत्रण करना है, पशु को चराना उड़ाना नहीं है वहां पे। ठीक है। अब नालिकाएं क्या होता है, बहता हुआ जल मृतिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाती है, जिन्हें हम अवनालिकाएं कहते हैं। बहता हुआ जल, जितने भी मिट्टी उट्टी होता है काट उठ के लेके चला जाता है, उसी को अवनालिकाएं कहा जाता है। ओके। अब आता है उत्कात भूमि। उत्कात भूमि क्या होता है भाई, ये कुछ कुछ शब्द जो था उनका मीनिंग जो था आपको लोग को समझना है। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है उसको उत्कात भूमि बोला जाता है। खडड भूमि जो होता है, चंबल बेसिन में इसे खडड भूमि कहते हैं। चलो भैया, जय श्री राम। पवन अपवर्दन, ठीक है, पवन अपवर्दन हवा से जो होता है। ठीक है। हवा जो पवन द्वारा मैदान तथा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रतिक्रिया को पवन अपवर्दन कहा जाता है। चलिए, आप लोग का जो अध्याय था संसाधन एवं विकास, वो अध्याय आप लोग का जो है कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत समस्या तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग का, इसी का क्वेश्चन आंसर का आएगा। ठीक है। इसमें हम आप लोग को इसका जो है जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा वो फटाक से करवा देंगे, फिर नेक्स्ट अध्याय लेंगे। ठीक है। इसलिए हम जो है वन शॉट में ही खींच देते हैं। देखो बहुत सारे शिक्षक वैसे हैं जो पढ़ा तो रहे हैं लेकिन एक ही वीडियो को जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर रहे हैं। जितना था मैंने सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को बोल दिया। ठीक है। और अगर आप PDF वगैरह लेना चाहते हो तो जो मैंने आप लोग को बताया वही चीज़ें आप लोग को करना है, उस प्रकार से आप लोग PDF ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा और हम कैसे लगे भाई, ये दोनों चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।